Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, तो जिन्होंने नहीं रेफ़र किया है आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड पार्ट। इसमें हम जो टॉपिक कवर करने जाएंगे, सबसे पहले मोशनल EMI यानी मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है। मोशन में भी हम तीन पार्ट्स लेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल एंड पीरियोडिक मोशन। फिर स्टैटिक EMI देखेंगे, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन को। एडी करंट के बारे में आइडिया लेंगे। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए, उसे देखेंगे। और AC जनरेटर, साथ ही साथ हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोशनल EMI, उसमें वेरी फर्स्ट मोशन लेने जा रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, मान लीजिए एक U टाइप का ये आपका रेल है और इस पर एक ये कंडक्टर है, V स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये P से Q तक एक कंडक्टर हमारे पास है जो टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, रेक्टेंगुलर वायर मान लिया, ये जो रेल है U टाइप की, P, Q, R और S, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड के अंदर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये क्लोज लूप बन गया, ठीक है। इसका ये एक एरिया है। जैसे जैसे कंडक्टर आगे बढ़ेगा तो क्या इसका एरिया कम नहीं होगा? यस, ये एरिया चेंज होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फ्लक्स में किसी भी तरीके से चेंज हो, यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है आपका, BA cos थीटा होता है। तो एरिया चेंज हो रहा है आपका, तो इसलिए फ्लक्स में चेंज होगा और EMF जनरेट होगा, ठीक है। किसी समय मान लेते हैं कि R से Q तक ये डिस्टेंस x है और ये RS आपका L आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इस लूप के अंदर बात करें तो वो क्या हो जाएगा भाई, BA cos थीटा B, और एरिया कितना हो गया L इंटू एक्स cos थीटा 0, ठीक है। एरिया वेक्टर अंदर की तरफ मान ले अपन, थोड़ी देर के लिए मैग्नीट्यूड ले रहे अपन, और ये डायरेक्शन क्या है B की तरफ। तो B और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक हो गया, तो cos 0 1 हो गया आपका, राइट। एक्स चेंजिंग विद द टाइम, एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे कंडक्टर आगे बढ़ेगा तो चेंज होगा। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने, उसके अकॉर्डिंग EMF जो इंड्यूस होता है -dφ/dt, फाई मतलब BLX, ठीक है। BL तो कांस्टेंट है, dx/dt, dx/dt का मतलब हो गया ये वेलोसिटी स्पीड, तो -BLV हमारे पास आ गया। तो एक तो ये तरीका हुआ। EMF जो मोशनल EMF की वजह से हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है BLV, माइनस तो डायरेक्शन दिखाता है ना। कंडक्टर की ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो EMF इंड्यूस हो रहा है, अभी जो निकाला हमने BVL, इसी को हम लॉरेंज फोर्स की सहायता से भी डिराइव कर सकते हैं। दूसरा अल्टरनेट मेथड देखते हैं उसको। होगा क्या कि जैसे ही ये कंडक्टर मूव करता है तो अपनी लेंथ के अक्रॉस में जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं उनको कट करता है। ओके, होता क्या है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर लॉरेंज फोर्स एक्ट करता है। लॉरेंज फोर्स क्या था, QV क्रॉस B, ठीक है। तो यहाँ क्या है, V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो QVB के बराबर मैग्नीट्यूड के बराबर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। किन पर? इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर। हर इलेक्ट्रॉन पर बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगने वाला है। अब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम P to Q, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाएंगे, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई द डिस्प्लेसमेंट QVB मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इतना हो गया वर्क। फिर हम जानते हैं EMF तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज का डिवाइड कर दें तो E की वैल्यू क्या आ गई, BVL, क्या उतना ही आ गया है जो पहले देखा था हमने, है ना। तो ये P और Q के अक्रॉस में EMF हमारे पास आ गया। तो अभी हमने देखा कि कोई कंडक्टर का जो मूवमेंट हो रहा है, मोशनल EMF हो रहा है, उसके ट्रांसलेशनल मोशन के कारण EMF कितना होता है, B, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी जिस पे स्पीड से मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई द
लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फाइन। अब इसे न्यूमेरिकल में कैसे डील करना है उसे देखने जाएंगे हम। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। फाइन, तो चलिए देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मार्क मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, और ऐसा इरेगुलर एक कंडक्टर है जो कि इस दिखाई गई डायरेक्शन v वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता है। ठीक है, ओके। तो हमसे पूछा जा रहा है इसके अक्रॉस में मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका इनिशियल से फाइनल के बीच में हमको ये लेंथ वेक्टर लेना है बेसिकली, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। ये टेक्निक रहेगा। तो हमको ये मतलब नहीं है कि इसका एग्जैक्ट लेंथ कितना है, बस आपको इनिशियल से फाइनल, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन से केवल देखिए इसके जो एंड्स से इसके क्रॉस में कट होंगी, यानी केवल एल लेंथ में कट होंगी, तो वो क्या होगा, बीवीएल, सिंपल टेक्निक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पर कि आपके पास एक कंडक्टर है सेमी सर्कुलर आर्क में और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, इस तरीके से। तो आप दोबारा से देख सकते हैं जो लाइन ऑफ फोर्सेस है इसके डायमीटर के अक्रॉस में कट हो रही है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये आपको पाई आर नहीं लेना है, क्या लेना है, 2r लेना है। दैट इज द टेक्निक। और हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, बीवीएल। एल कितना लेना है अपने को, 2r। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, 2bvr। क्लियर है यहाँ तक? स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि आपके पास ऐसा कंडक्टर है, हर एक पार्ट का स्मॉल एल लेंथ है ये, अब ये मूव करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो फिर आपको इसके शेप से मतलब नहीं है, दिस ये कहाँ तक कट करेगा, इसके एंड्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, वी वेक्टर के परपेंडिकुलर लीजिए, ये एल है, ये एल है, तो आपका ये वाला एल है, तो ये एल कितना हो जाएगा, ये आपके एंगल्स थीटा है, ठीक है। तो ये एल साइन थीटा और ये भी एल साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो एल की वैल्यू क्या लेना है आपको, 2l साइन थीटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ट्वाइस बीवीएल साइन थीटा आ गया आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास एक स्क्वायर लूप है जो ये बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो देखिए ये मतलब नहीं है पूरा टोटल आपको ऐसे 4l नहीं लेना है, केवल इन एजेस के क्रॉस में कट होंगी लाइन ऑफ फोर्सेस, बीवीएल। तो और अगर साइड को ए बोल देंगे तो एल की जगह ए लिख देंगे अपन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है आपका इनवर्ड और इसमें एक स्क्वायर लूप है जिसका हर एक साइड ए है, वो इसमें एंटर कर रहा है लाइक दिस, लेफ्ट टू राइट। हमने अपनी जगह इसको रख दिया एक बार, फाइन, ओके। जब ये कंडक्टर मूवमेंट कर रहा है स्क्वायर लूप वाला, तो इंपॉर्टेंट बात है इसका जो आर एस वाला जो पार्ट है ये लाइन ऑफ फोर्सेस को डिस्टर्ब करेगा, ये लाइंस को कट करेगा, यस और नो, ओके। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप अपनी तीनों लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को ऐसा स्ट्रेच कीजिए लाइक दिस, ठीक है, ओके। वेलोसिटी को रखिए फोर्थ फिंगर की डायरेक्शन में, फोर्थ फिंगर को रखिए, आप खुद करके देखिए, फोर्थ फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब की डायरेक्शन एस से आर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ आती है। तो पॉजिटिव चार्ज होता तो एस से आर की तरफ मूवमेंट करता, लेकिन कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में R2S मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, R2S। जब फ्री इलेक्ट्रॉन R से S की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन S की तरफ आ गए आपके, तो S पॉइंट नेगेटिवली चार्ज से नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा वहां पर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया, तो R पॉइंटर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक बात है, इतनी बात है ना। तो इसको अलग से बना देते हैं कि आपका R तो पॉजिटिव हो गया और S कैसा हो गया आपका नेगेटिव। तो R का जो पोटेंशियल है वो S के कंपेयर में ज़्यादा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, जिसको हमने सेल से दिखा दिया E, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा या नेगेटिव कहलाएगा, ओके। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ में तो कोई इशू नहीं है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पोटेंशियल ज़्यादा है तो P माइनस Q या R माइनस S। अभी फिलहाल ये R का है, हमने S, 2 पॉइंट है R और S के बीच का,
जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, BVL, वो तो लेंथ पर डिपेंड करता है ना, और L को हम A लिख सकते हैं, BVA हो जाएगा। क्लियर है। और डायरेक्शन की बात करें तो अब आप सिंपल टेक्निक है, इसको एक क्लोज सर्किट मान लीजिए सेल कनेक्ट है, तो क्या डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉक का डायरेक्शन नहीं होगा, यस और नो। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, क्या इस तरीके से। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफर कीजिएगा दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि दोबारा से हम एक स्क्वायर लूप लेने जा रहे हैं, ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड में, और ये पहले से ऑलरेडी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ये केवल इनसाइड ही मूवमेंट कर रहा है। आप देखिए ध्यान से, बाहर नहीं आ रहा है, इनसाइड ही मूवमेंट कर रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखने वाला। जब लूप इनसाइड में मूवमेंट करता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस RS कंडक्टर की से भी कट होती है और PQ से भी कट होती है, इंपॉर्टेंट बात है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम RS पे भी लगाए हैं और PQ पे भी लगाए हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने RS पर देखा था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहे थे, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे थे, और Q से P में भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। आप दोबारा से करके देख लो। तो उससे होगा क्या, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स PQ में बात करें, Q से P की तरफ मूव करेंगे, और RS में R से S की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो होगा क्या, Q और R पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो Q और R पॉइंट तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। और P और S पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अलग से दिखाएं इस बात को कि R पॉइंट पॉजिटिव और S पॉइंट नेगेटिव, इसी तरीके से Q पॉजिटिव और P पॉइंट हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर। तो R हायर पोटेंशियल हो जाएगा S के कंपेयर में, तो हम इसको एक सेल से दिखा देते हैं, एक EMF या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इसी तरीके से Q और P के बीच के अंदर, लेकिन वो L लेंथ वही है, वही वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड है, तो EMF का वैल्यू बराबर होगा, राइट। इसके कारण भी देखिए EMF क्या होगा, दोनों का एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर, तो एक अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। ये आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहेगा, और ये वाला कंडक्टर इसका क्लॉकवाइज, तो इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों के जो EMF जनरेट हुआ है PQ और RS में, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस करना होगा, दोनों BVL है ना, और L की वैल्यू A रख देंगे अपन, लेकिन है बराबर, तो कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है। अब EMF हमारा 0 आ गया है, तो नेट करंट कोई फ्लो नहीं होगा स्क्वायर लूप में। कितना करंट फ्लो होगा, 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find magnitude of induced EMF and direction of induced current if a square conducting loop moves out of the uniform magnetic field। तो आप लैंग्वेज क्वेश्चन की ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। देखने में एक जैसे लगते हैं क्वेश्चन, एक स्क्वायर लूप ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये बाहर आ रहा है, लेफ्ट से राइट बाहर आ रहा है, राइट। तो जब ये मूवमेंट करता है तो मैग्नेटिक लाइंस कट होती हैं, किसके कारण, PQ के कारण डिस्टर्ब हो रही, मतलब जो EMF जनरेट होगा इसके कारण जनरेट होगा, ये तो बाहर है आपका, है ना, ठीक है। हाँ। तो रेगुलर इससे कट होंगी। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम बात करें तो थोड़ी देर पहले भी देखा कि हमारे इलेक्ट्रॉन Q से P की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो Q तो पॉजिटिव हो जाएगा और P क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अलग से बना के दिखाएं इसको, ये पॉजिटिव और P वाला नेगेटिव, तो ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसी को कहते हैं हम इंड्यूस EMF हो गया। Q का पोटेंशियल P से ज़्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। जैसे मान लो सेल है, इमेजिनरी सेल बना दो, ये नेगेटिव। टेक्निक रहता है जिससे करंट का डायरेक्शन बताना इजी हो जाता है। तो ये जो EMF है Q हायर पोटेंशियल पर, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है Q माइनस, तो ये BVA, ए साइड है तो BVL, L की जगह A लिख देते हैं अपन। और डायरेक्शन ऑफ करंट आप खुद बताओ, क्या इसमें इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होगा ऐसे, यस और नो।
भाई अगर एक सेल कनेक्टेड है तो क्लोज सर्किट में से होगा ना करंट, क्लॉकवाइज ही होगा। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहले तो ऐसे क्वेश्चन के लिए। चलो ये हम दिखा देते हैं जो बोला हमने कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, उसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, और वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमने 3D बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले बोल रहे हैं कंडक्टर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है ऐसे, और डाउनवर्ड मूव कर रहा है। बना के दिखाएं, ऐसे ऐसे रखा है वेस्ट ईस्ट, और ये डाउनवर्ड मूव करता है इस तरीके से, लाइक दिस। तो आप खुद बताओ कि इसमें कौन सा कंपोनेंट कट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट होगा या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल कट होगा, क्योंकि इस तरीके से कोई भी चीज़ नीचे आएगी तो। यस और नो? तो जो वर्टिकल तो कुछ नहीं, इसके साथ ही आ रहा है स्लाइड होता हुआ, है ना। तो जिसके कारण कट होता है, कौन सा कंपोनेंट कट हुआ है यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कट हो रहा है तो इसके कारण BVL होता है हमारा फार्मूला, तो बी की जगह BH कर देंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट, कंडक्टर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखें। पहले ये दोनों कंपोनेंट दिखा दिए हमने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और कंडक्टर रखा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कौन सा कंपोनेंट कटेगा? क्या ये ग्रीन वाली लाइन को रेड वाली लाइन कट करेगी? नहीं, इसके साथ साथ ही स्लाइड करेगी। क्या इस लाइन को कट करेगी, स्काई ब्लू को? रेड वाला नहीं, इसके साथ साथ ही स्लाइड करेगी, है ना। तो कोई सा भी कंपोनेंट कट नहीं हो रहा है यहाँ, तो आप देखो कोई भी कंपोनेंट कट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसका लिए होगा क्या कि EMF इंड्यूस नहीं होगा, कितना होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट, कंडक्टर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एयरप्लेन टेक ऑफ लैंड करता है ना, उस केसेस में काम में आते हैं, है ना। कभी हॉरिजॉन्टली मूव भी करता है सीधा सीधा, तो कंडक्टर जो विंग्स हैं उसको हमने कंडक्टर मान लें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट कर रहा है ये अब ऐसे, और एक एयरप्लेन ऐसे मूवमेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टली एयर के अंदर। तो क्या लगता है कौन सा कंपोनेंट कट होगा? क्या इसका एक ब्लू वाले कट होंगे? यस, इसके तो पैरेलल ही है ग्रीन वाले के। तो इस बार ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी वजह से EMF इंड्यूस होगा ना, और वो कितना हो जाएगा? BV का मतलब क्या है यहाँ पर? वर्टिकल कंपोनेंट मल्टीप्लाई वेलोसिटी इनटू लेंथ। लेंथ क्या हो जाता है यहाँ पर? ये अक्रॉस द विंग्स की लेंथ हो गई। अभी जैसे एक एयरप्लेन है, ठीक है, उसके विंग्स हैं वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, और वो लैंड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्टर्ब होते हैं, तो VHVL ये EMF उसके अक्रॉस में EMF जनरेट हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी टेक ऑफ और लैंड करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए बोलते हैं, जिससे डिस्टर्ब नहीं हो जो रडार से सिग्नल्स उसको मिल रहा है। फाइन। अभी तक हमने देखा इंड्यूस EMF ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। हमारा टॉपिक चल रहा है मोशनल EMF, मोशन की वजह से EMI। दूसरे तरीके का मोशन हो सकता है रोटेशनल। उसके लिए कंसिडर करते हैं कि एक रॉड हमारे पास है, और रॉड रोटेट कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। हम यहाँ कॉन्सेप्ट वही काम में लेंगे, ट्रांसलेशन मोशन वाला जो देखा था कि BVL हो जाता है। मान लीजिए इसका एक छोटा सा सेक्शन ले लिया DX, जो किसी समय V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका सेंटर से डिस्टेंस है x, सर्किल का सेंटर हो गया इस रॉड का एक एंड h डिस्टेंस पर, राइट। V वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो होगा क्या जब रॉड रोटेट करेगी, मूवमेंट करेगी, है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूवमेंट करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, आपकी फोर्थ फिंगर को B की तरफ कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कीजिए आपकी सेंट्रल फिंगर को, तो थंब आपका सेंटर की तरफ आ रहा है, यानी इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होता
तो वो सेंटर की तरफ मूवमेंट करता, लेकिन कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आउटर एंड की तरफ मूवमेंट करेंगे, है ना, किधर मूवमेंट करेंगे, आउटर एंड की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो आउटर एंड की तरफ मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस यहाँ हो जाएगा, ये नेगेटिव एंड बन जाएगा, ये पॉजिटिव एंड बन जाएगा। ओके, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ये एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यदि हम इस dx के अक्रॉस में ईएमएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा, BV/dx, ये सब है ना, BVL होता था, तो इस dx के अक्रॉस में कितना हो जाएगा, BV/dx। हम पूरे के पूरे रॉड के अक्रॉस में लेना चाहें तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 to L। V क्या होता है, ओमेगा आर होता है ना, तो ओमेगा एक्स हो जाएगा V आपका। तो ये x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, तो और x 0 to L क्या हो जाएगा, L²/2। तो क्लियर हो गया ये। कुछ और बातें देखते हैं इससे रिलेटेड कि हमारा कंडक्टर जो मूवमेंट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो लाइन ऑफ फोर्सेस को डिस्टर्ब कर रहा था, ये अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। उसकी वजह से फ्लेमिंग्स रूल से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं आउटर एंड की तरफ, तो इधर डेफिशिएंसी हो गई यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ये हायर पोटेंशियल पर होगा सेंटर, इसका आउटर एंड होगा लोअर पोटेंशियल पर। क्लियर रहती बात। ये सब किसकी वजह से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से, या इसकी जगह आप राइट हैंड पाम रूल भी यूज़ कर सकते हो। राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है आपको, आपके जो फिंगर्स है उनको रखना है बी की तरफ, ठीक है, थंब की डायरेक्शन में आप वेलोसिटी रखिएगा इस तरीके से। तो आपका जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पर बात करें अपन तो सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हैं तो आउटर एंड की तरफ लगेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका। तो कहने का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, वो इसमें ये हायर पोटेंशियल कहलाएगा, ये लोअर पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर, ऐसी बातें पूछ लेते हैं कई बार। अब आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं कि ये सर्किट को क्लोज कर दे अपन, तो ये कंडक्टर आपका ये हायर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल, तो एक बैटरी की तरह से बिहेव करता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एक क्लोज सर्किट में बनाना है आपको, तो एक सबसे पहले तो ये आपका बैटरी की तरह से बिहेव करेगा। एक क्लोज सर्किट अज्यूम कीजिए, ये आपका नेगेटिव एंड बन गया, ये पॉजिटिव एंड बन गया, क्लोज सर्किट है बना, यहाँ से एक क्लोज सर्किट बना दिया। यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने के लिए आप चाहें तो एक गैलोमीटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल, अब इसको भूल जाओ कंडक्टर को। अब ये सेल अगर कनेक्ट है तो क्या करंट का डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली करंट का डायरेक्शन आ जाता है। सिंपल टेक्निक, बस सेल बना दो कंडक्टर की जगह पर। क्लियर है बात, ओके। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन डील करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कैसे अपन उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इफ ए कंडक्टर इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड अबाउट an axis passing through the midpoint of the conductor, find the induced EMF across the rod and the center and free end of the conductors के बीच में कितना होगा। अब इस पर जो आपका कंडक्टर है वो देखिए ऐसे सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज फ्री एंड पर सेम हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, राइट। अब ये एक्सेस के अबाउट, तो ये एक तरीके से दो रॉड की तरह से बिहेव करेगा। पहले आप ये ऊपर वाले पार्ट को ले लो, फिर नीचे वाले पार्ट को ले लो। ऊपर वाले पार्ट का जब मूवमेंट अगर इस तरीके से हो रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं एंड की तरफ, है ना। ये वाला जो है वो इस तरह से इस तरफ मूवमेंट करेगा, हाँ। तो जब इस तरफ मूवमेंट करेगा, चाहे आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए, फिंगर्स को रखो बी की तरफ, यानी इनवर्ट रखिएगा। हम क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमारा ये मिरर इमेज होता है, उल्टा नजर आएगा आपको, है ना। इवन मैं स्क्रीन की तरफ कर रहा हूँ लेकिन आपको फिंगर्स आपकी तरफ नजर आ रही हैं, है ना, इसलिए। तो आप खुद करके देखें इसको, फिंगर्स को रखिए, कैमरे में मिरर इमेज हो जाती है ना उल्टे, जैसे मिरर में देखते हैं आपको, तो ये उल्टा नजर आता है, ओके। तो ये फिंगर्स को रखिए क्रॉस की तरफ आप, और थंब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इस तरफ आएगी, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर जाता, नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे डाउनवर्ड शिफ्ट हो गए, तो ये, तो कहने का मतलब एंड है
ध्यान दीजिए उन पर नेचर ऑफ चार्ज सेम हो गया। तो एंड के अक्रॉस में तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है क्या वाली बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर कितना हुआ, अक्रॉस द कंडक्टर आपसे पूछें तो इसका आंसर कितना हुआ, 0। लेकिन आपको सेंटर और फ्री एंड के अक्रॉस में पूछेंगे तो यस देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। और वो कितना हो जाएगा 1/2b ओमेगा एल स्क्वायर। अभी हमने ड्राइव किया था l, अब ये वाला बस इतना सा पार्ट l/2 हो गया आपका, तो l/2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप इसको सॉल्व करें तो 1/8b ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए स्पॉक्ड व्हील, जैसे साइकिल में होते हैं बहुत सारे, ताड़ी कहते हैं हिंदी में, रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट में एक ये व्हील जिसमें बहुत सारे स्पॉक्स लगे हुए हैं। तो हमने ये देख लिया, देखिए अक्रॉस ये सर्कमफेरेंस पर, तो जैसे अगर ये एंटीक्लॉक डायरेक्शन रोटेट करेगा, बार बार देख रहे हैं अपन, तो यहाँ तो सर्कमफेरेंस पर नेगेटिव नेगेटिव, तो अक्रॉस द सर्कमफेरेंस के भी 2 पॉइंट ले लें तो वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन सेंटर और सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो यस, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, हर एक स्पॉक ये ताड़ी कंडक्टर के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक बात है। तो सेंटर और वन ऑफ द फ्री एंड के अक्रॉस में बात करें अपन तो वो हो जाएगा 1/2b ओमेगा एल स्क्वायर, राइट। जैसे ये भी नेगेटिव नेगेटिव, तो अक्रॉस तो देखो यहाँ भी नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव तो 0 है, लेकिन केवल हम यहाँ बात करें ये अक्रॉस में, वो कितना हो जाएगा 1/2 ओमेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कह देते हैं 4 स्पॉक है उसको 8 कर दें तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे हैं एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। 8 वोल्ट 8 वोल्ट है, तो नेट किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 8 वोल्ट की बैटरी लगा दें, कितनी लगा दें आप, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 8 वोल्ट ही लाएगा। तो ये सारे कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता, आंसर कितना होगा 1/2b ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पहले कंडक्टर लिया, स्पॉक्ड व्हील लिया, अब स्पॉक्ड व्हील की जगह डिस्क ले लें। एक डिस्क है आपके पास में, तो डिस्क को इन्फिनाइट कंडक्टर इन्फिनाइट स्पॉक से मान लेते हैं बनी हुई, और हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्पॉक से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पॉक से अंतर नहीं आएगा, सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच में कंडक्टर के अक्रॉस में वो बहुत सारे इन्फिनाइट स्पॉक्स हो गए, वो सारे के सारे पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो गए हैं आपके, और हर स्पॉक के अक्रॉस में 1/2b ओमेगा एल स्क्वायर होता है। यहाँ एल रेडियस हो गया है ना, आर रेडियस का कंडक्टर मान लिया हमने इन्फिनाइट में, तो ईएमएफ कितना कहलाएगा 1/2b ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर है। अब मोशन का तीसरा पार्ट लेते हैं अपन, पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक मोशन हो, एक टाइम पीरियड के बाद में चेंजेस हो डायरेक्शंस, वो वाला ये जनरेटर का मेन कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा। मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसी पैरेलल है जो दिखाया स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आपका एक लूप ले लिया है हमने, कंडक्टिंग वायर से बना हुआ लूप है, और ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसमें ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा चेंज होगा, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एन कैप ये ले लिया, तो देखिए बी के साथ में बना हुआ जो एंगल है ना थीटा, वो रेगुलरली चेंज होने वाला है, होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप गोइंग टू बी चेंज, क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन ये थीटा चेंज हो रहा है। फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ना एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स है। किसी टाइम टी पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी यदि ओमेगा है तो ये थीटा कितना होगा, ओमेगा टी हो जाएगा, ये सो नो, है ना। मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर लूप है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल और बी के बीच का मान के चल रहे हैं। और टी टाइम पर कितना हो गया, फिर ओमेगा से रोटेट करेगा तो ओमेगा इंटू टी। क्लियर। तो थीटा टी टाइम पर बात करें अपन ओमेगा टी। अब फेराडे लगा दें, ई क्या होता है -d∅dt, एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन बी ए तो कांस्टेंट है आपका,
है ना। कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। एन बी ओमेगा को कहते हैं पीक वैल्यू में यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नॉट, तो इसको ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कह देते हैं। क्लियर है। ये कहलाता पीरियोडिक, क्योंकि देखो पीरियोडिक क्यों, टाइम के साथ साथ साइन फंक्शन जो पीरियोडिक फंक्शन होता है के अनुसार ईएमएफ चेंज होगा, दैट्स वाई इसको हम पीरियोडिक ईएमआई कहते हैं। फाइन। हमने देखा ईएमएफ चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। साइन थीटा से ईएमएफ आ रहा है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो हमारा ईएमएफ है साइन फंक्शन के अनुसार चेंज होगा। एक्स एक्सिस पर हमने थीटा यानी कि ओमेगा टी ले लिया, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 है ना। 2 साइकिल की बात कर रहे हैं अपन। टाइम की बात करें अपन तो 2 पाई हमारा होता है टी के इक्विवेलेंट है ना, तो पाई बाई 2 टी बाई 4 हो गया, पाई टी बाई 2 हो गया। इस तरीके से अपन वैल्यू रख सकते हैं। तो टाइम के अक्रॉस में पूछें या थीटा के अक्रॉस में पूछें, वह एक्सिस पर ईएमएफ ले लें तो साइन कर्व हमारा बनने वाला है, तो साइन के अनुसार ये ईएमएफ हमारा चेंज होगा। पाई बाई 2 पर मैक्सिमम ईएमएफ होगा, पाई पर मिनिमम होगा, 2 पाई पर फिर 0 हो गया। अल्टरनेटली ये पीरियोडिकली चेंज होता हुआ जा रहा है, इसलिए इसको पीरियोडिक ईएमएफ कहते हैं, राइट। इसमें हम ये मान के चले थे कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल हमने सबसे पहले वहाँ पे परपेंडिकुलर लिया था कि हमारी परपेंडिकुलर है कॉइल, पहले केस में, इस केस में है ना। तो शुरू में 0 था t इक्वल टू 0 पर, और फिर वो चेंज होता जा रहा था। लेकिन अगर ये मान लें हम कि हमारी इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल इज टेकन एज 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब नॉर्मल टू द कॉइल इज एट 90 डिग्री, यानी अगर कॉइल की पोजीशन 0 डिग्री पर है, कॉइल की पोजीशन 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो क्या उस पे जो बना हुआ नॉर्मल है वो 90 डिग्री बनाएगा? यस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम यहाँ पर तो 90 डिग्री ज़्यादा हो गया, यहाँ पर थीटा प्लस पाई बाई 2 हो गया उस केस में। तो यहाँ जो एंगल जहाँ ओमेगा टी ले रहे थे अपन, तो अब क्या लेंगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पहले केस में हम दोबारा समझिए, ये जब हमने ड्राइव किया था तो इसमें कॉइल को परपेंडिकुलर लेके चल रहे थे, इस बार कॉइल को पैरेलल लेके चल रहे हैं, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस है ना। तो ऐसे केस में अब किसी टी टाइम पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम यहाँ रखेंगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ईएमएफ इस कॉस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, है ना। तो कर्व बनाएंगे हम यहाँ पर थीटा, ये टाइम दिखा दिया हमने यहाँ पर, और वाई एक्सिस पर ई, तो ये कॉस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है आपका, है ना। 0 पर मैक्सिमम होता है, पाई बाई 2 पर 0, लेकिन एक पीरियड के बाद में अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो इनको कहते हैं हम पीरियोडिक ईएमएफ। क्लियर। ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारा किसका? एसी जनरेटर का। किसका? एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर। फाइन। तो साथ में अपन एक काम करते हैं, एसी जनरेटर को समझ लेते हैं। एसी जनरेटर देखते हैं। एसी जनरेटर होता है क्या है? एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसे एसी जनरेटर कहते हैं, या कभी एसी डायनो में भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको ऑल्टरनेटर भी कहते हैं। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, मेन पार्ट इसका क्या है। देखिए, सबसे पहले ये पोल फेसेस होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल फेसेस, राइट। इसके बीच में एक आर्मेचर कॉइल होती है, PQRS जो बना दी यहाँ पर। इसके साथ स्लिप रिंग्स कनेक्टर रहती हैं, स्लिप रिंग के साथ में ब्रशेस कनेक्ट होते हैं, B1, और 2 रिंग्स होती हैं, दोनों एंड्स पर कनेक्टेड होती हैं, एक S1 दूसरे S2, S2 के साथ में जो ब्रश है उसको B2 कह दिया। और इसके साथ में फिर जो भी हमें इस जनरेटर को काम में लेना है, बल्ब जलाना है, उसका लोड रेजिस्टेंस दिखा दिया है। क्लियर। ओके, अब इसको हम रोटेट कराते हैं आर्मेचर के कॉइल को किसी भी मैकेनिकल मीन से, तो ये मूवमेंट करती है। मूवमेंट करती है, मैग्नेटिक लाइंस जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं,
जो इसमें से पास ऑन होगी तो फ्लक्स में चेंजेस आएगा, हमारा फ्लक्स में चेंजेस जाएगा तो फिर ईएमएफ जनरेट होगा। फिलहाल अभी एक बार कंस्ट्रक्शन की बात पूरी कर लेते हैं, ठीक है। शुरू में जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ये पी क्यू वाला एंड है, नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये रोटेट करता हुआ आएगा तो ये पी क्यू वाला ऊपर की तरफ आएगा, है ना, ऐसे रोटेट करेगा ये। तो इसमें मैन पहले कंस्ट्रक्शन बात को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले तो फील्ड मैग्नेट है जो एन एस कहला रहे हैं, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दूसरा आर्मेचर कॉयल है पी क्यू आर एस जिसे बोला हमने। तीसरी स्लिप रिंग्स हैं S1 S2, मेटालिक ब्रास की बनी होती हैं ये। इनसे कांटेक्ट होता है ग्रेफाइट के बने होते हैं ब्रशेस P1 P2, राइट, ओके। और ये लोड हमारा कनेक्टेड है। अब प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो भी हमने पीरियोडिक EMI देखा डिटेल में, E = E0 sin ओमेगा t, जो एक हमारा लूप जनरेट रोटेट कर रहा था। वर्किंग समझना है अब अपने को, है ना। प्रिंसिपल तो देख लेता हमने कि शुरू में होता क्या है हमारा कि पी क्यू जो सेक्शन है वो गोज डाउन, नीचे की तरफ जाता है, और आर एस है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यही होगा ना, पी क्यू नीचे की तरफ जा रहा है, आर एस। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए अपन, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल लगाएं तो उससे होगा क्या हमारी कि देखिए इलेक्ट्रॉन है, आप खुद लगाइए, तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए आप। ये वाला जो कंडक्टर है डाउनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है एन से एस की तरफ, ठीक है। तो होता क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पी क्यू की बात कर रहे हैं अपन यदि, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ, क्यू से पी की तरफ ड्रिफ्ट होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है, पॉजिटिव एंड बन जाता है, नेगेटिव एक सेल की तरह से हो गया। तो करंट पता करने का सिंपल टेक्निक होता है, सेल बना दो, ये पॉजिटिव एंड बना दिया, नेगेटिव बना दिया यहाँ पर। तो अब करंट कैसे फ्लो होगा, करंट ऐसे ही फ्लो होगा इसके अंदर, है ना। तो राइट हैंड रूल मदद कर रहा है हमको, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, पी क्यू आर एस, फिर इसमें से होके पास ऑन होगा S2 S1, है ना, और फिर P में चला जाएगा, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ओके। फिर अब होता क्या है, हाफ रोटेशन के बाद में, जैसे हाफ रोटेशन पूरा हुआ इसका, तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। इसमें क्या होता है हाफ रोटेशन में, पी क्यू तो ऊपर की तरफ चलेगा, फिर ये पी क्यू देखिए ये था, फिर हाफ रोटेशन के बाद यहाँ आ गया पी क्यू, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। तो होता क्या है कि फ्लेमिंग्स रूल लगाए अपन, तो इस केस में पी क्यू में बात करें अपन, तो इलेक्ट्रॉन है क्यू की तरफ शिफ्ट होते हैं, आप खुद लगा के देखो, तो ये पॉजिटिव एंड बनता है, नेगेटिव, तो एक सेल बना दो, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताना ही हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन ही हो गया इस तरीके से। तो आपने देखा डायरेक्शन ऑफ करंट हर हाफ साइकिल में चेंज हो रही है। इफ एक करंट को हम पॉजिटिव मान लें, दूसरे को रिवर्स नेगेटिव मान लें अपन, तो करंट सेट टू बी ऑल्टरनेटिंग। तो करंट को हम क्या कहते हैं कि इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट, साइनसोडियल करंट का जनरेशन होता है। क्लियर है। अब समझते हैं अपन एडी करंट या फोकाल्ट करंट क्या होती है। एडी करंट का सबसे पहला प्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले होगा कोई वॉल्यूम वाला मेटालिक कंडक्टर होना चाहिए, ओके। पहली डिमांड तो वॉल्यूम होना चाहिए, अच्छा खासा मास होना चाहिए उस कंडक्टर का। अब वो कंडक्टर मूविंग थ्रू ए स्टेशनरी, या तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करा दें, हम कंडक्टर को मूव करा दें, वही है जो हमारा फैराडे लॉ के लिए जरूरी था कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, बी ए कॉस थीटा, या तो बी में चेंज, या एरिया वेक्टर में चेंज, या थीटा में चेंज। या फिर अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज हो आपका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग लेंज लॉ इंड्यूस करंट जनरेट होती है, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, वो ऑलवेज अपोज करती है ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे डायग्राम में दिखाया कि यहाँ एक AC से हम यहाँ करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होता है। कंडक्टर को हमने यहाँ पर स्टेशनरी रखा है, यहाँ पे हमने सेकंड वाला के लिए स्टेशनरी कंडक्टर एक्सपोज टू द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कंडक्टर के अंदर लेंज लॉ से इंड्यूस करंट जनरेट हो जाती है। इंड्यूस करंट इसको अपोज करती है।
अभी देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो इसमें ऐसे इंड्यूस करंट इस तरीके से जनरेट हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जनरेट हो जाती हैं। तो क्या ये प्रीवियस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज कर रहा है? यस, यानी तरीका तो वही है। तो ये जो फ्लो होता है क्लोज लूप में होता है, परपेंडिकुलर फ्लो लूप होता है, क्लोज लूप में होता है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि इसको जनरेट कर रहा है। ये लोकलाइज्ड करंट जो कंडक्टर में हैं बन गई हैं, वो पानी में, जो पानी में तेजी से लहरें चलती हैं, गोल गोल घूमती हैं, एडीज कहते हैं फ्लूइड के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है? एडी करंट। और इसके डिस्कवरर थे फोकाल्ट, ठीक है, फोको कहते हैं इन्हें, तो इन्हें फोकाल्ट करंट भी नाम दिया गया है एडी करंट को। क्लियर रहती बात? अब इसकी वजह से कौन से इफेक्ट जनरली जनरेट होते हैं? एक तो मैग्नेटिक ड्रैग और ब्रेकिंग अपोज करता है ना, द अपोजिंग फोर्स जनरेटेड बाय द एडिंग करंट क्रिएट द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर मोशन कर रहा है तो ये एडी करंट उसमें ब्रेक लगाने की कोशिश करती हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। जूल सेटिंग, एडी करंट से बहुत सारा रेजिस्टेंस, जो इंटर रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर उसमें जो करंट फ्लो होता है, तो हीट जनरेट होता है, I²R लॉस जनरेट होता है इसमें। तीसरा, जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एनर्जी कन्वर्जन होता है। ये 3 तरीके के इफेक्ट एडी करंट की वजह से जनरेट होते हैं और इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इनकी कुछ एप्लीकेशंस ले सकते हैं। वेरी फर्स्ट, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। चूंकि एडी करंट है, अपोज करता है, तो प्रोवाइड ए स्मूथ एंड वियर फ्री ब्रेकिंग फोर्स। इन ट्रेंस में काम में लेते हैं, पावर टूल्स में काम में लेते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में जो राइड्स होती हैं और जो ब्रेक्स होते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स के रूप में काम में लेते हैं। इंडक्शन हीटिंग एंड द कुकिंग, हाई टेम्परेचर जहाँ चाहिए होता है वहाँ इन एडी करंट का यूटिलाइजेशन करते हैं, इंडक्शन फर्नेसेस में, इंडक्शन हीटिंग के अंदर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसका काम होता है डिटेक्ट करते हैं क्रैक्स, फ्लोज एंड कॉरोजन मेटल पार्ट्स के अंदर। मेटल डिटेक्शन एंड सेपरेशन, नॉन फेरस मेटल से फेरस मेटल को अलग कर रहे हैं तो वहाँ इसको यूटिलाइज करते हैं। डैम्पिंग, इन सेंसिटिव लेबोरेटरी बैलेंसेस गैलोमीटर में एडी करंट का यूटिलाइजेशन करते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन में। स्पीडोमीटर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में मैकेनिकल स्पीडोमीटर्स यूज द एडी करंट टू मेजर द व्हीकल स्पीड, व्हाइल द प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करते हैं मॉनिटर द पोजीशन और वाइब्रेशन ऑफ द रोटेटरी मशीन्स के रोटेशन को। आपके एनर्जी मीटर्स में भी एडी करंट का यूटिलाइजेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को मेजर करने में। मेडिकल साइंस की एक ब्रांच जिसको कहते हैं डायथर्मी, वो एडी करंट का यूज करती है लोकलाइज्ड हीटिंग। कोई टिश्यूज हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, कोई कैंसर सेल्स हैं, उनको बर्न करने में, लोकलाइज बर्निंग के लिए भी इसको काम में लेते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एडी करंट से जो लॉसेस होते हैं उनको मिनिमाइज करने का तरीका समझते हैं। इन डिवाइसेस वेयर एडी करंट कॉजेज द पावर लॉस, कोई भी नहीं चाहता हीट के टर्म्स में, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक मोटर्स है, तो स्पेशल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं। लेमिनेटेड कोर, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, थिन शीट ऑफ मेटल है, इनको पाइल अप करते हैं इस तरीके से, पूरा एक ब्लॉक नहीं लेकर ऐसा पाइल्स में बना लेते हैं, ठीक है। बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल्स को फिलअप करते हैं, बीच के अंदर इनके इंसुलेटिंग मटेरियल को। तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है एडी करंट का, एक से दूसरे में नहीं जा पाती है, इसको कहते हैं लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर से फिर एडी करंट लॉस कम होता है हमारा। हाई रेजिस्टेंस मटेरियल को यूज करते हैं, हाई यूजिंग द मटेरियल विद द हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसके बीच में? एडी करंट के बीच में। सिलिकॉन स्टील है, फेराइट है, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में, तो रिड्यूस करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट को। फिर
कुछ क्या होते हैं, कुछ पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करते हैं तो एडी करंट लॉस होता है, उसको वो उस स्पीड को डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए उसमें स्लॉट्स काट देते हैं, जैसे ये बताया यहाँ पर बीच में स्लॉट्स काट देते हैं, वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया तो फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट रिड्यूस हो गई हमारी। तो दीज आर द फ्यू टेक्निक्स टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई से हम जानते हैं कि E क्या होता है, माइनस डी/dt, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन E.dl, एक पूरे लूप में पॉजिटिव चार्ज को रोटेट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रोटेट कराने के लिए वर्क डन, राइट। दोनों को यदि हम इक्वेट करें तो बनता है E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E.dl माइनस डी/dt। जो E है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बताता है कि whenever there is change in magnetic flux due to the time varying magnetic field, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे हम, फाइन। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को सर्किटल फील्ड भी या वर्टेक्स फील्ड भी कहते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं अपन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, इस एरिया के अंदर, इस क्लोज में, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सर्कुलरली जैसे ही बन रहा है ना, जैसे करंट होती है वैसे इंड्यूस हो जाता है इस तरीके का। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, क्योंकि ये जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला तो कंजर्वेटिव होता है, तो कहते हैं ना कि एक साइकिल में पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव कराने में, एक लूप में, क्लोज लूप में मूव कराने में वर्क डन जीरो होता है। यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, इसलिए अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था वहाँ क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, रोटेट। ये जो क्लोज लूप होता है तो ये इसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक जो करंट होती है आपकी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इसमें जो जनरेट हो जाती है वो चार्ज को मूवमेंट की वजह से हो रही है ना, तो ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। जो एरो की जो डायरेक्शन दिख रही है इसमें, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सिमेट्री से इसका मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पर इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन यदि हम दिखाएं किसी पॉइंट पर तो टेंजेंट से दिखाएंगे। जैसे यहाँ दिखा रहे हैं तो ये टेंजेंट हो गया, यहाँ दिखा रहे हैं तो ये टेंजेंट हो गया, इधर तो ऐसे, यहाँ तो ये टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, जैसे सर्कल में वेलोसिटी होती है। और F इक्वल टू क्यू ई, ये रिलेशन भी इसके लिए वैलिड होता है। कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, तो ये फोर्स भी लगेगा, फाइन, ओके। सिमेट्रिकल सिचुएशंस की बात करें, जनरली क्वेश्चन सिमेट्रिकल सिचुएशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन E.dl को हम EL कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड लाइन dy/dt, एरिया कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं A/dB/dt। तो न्यूमेरिकल में ये हमारे लिए शॉर्ट टेक्निक रहेगा। ए क्या है यहाँ पर, एरिया इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो इतने एरिया में, यानी ये वाला एरिया, ये वाला लिया जाएगा। L होगा लेंथ ऑफ द क्लोज लूप इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेट, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मेरे को यहाँ करना है तो क्लोज लूप बना लेंगे, जैसे एम्पियर लॉ में करते थे। यहाँ चाहिए तो यहाँ से गुजरता हुआ क्लोज लूप बना लेंगे, उसका लेंथ लेना है। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चल, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट k टेस्ला पर सेकंड। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जेई हो या नीट हो। एक सिलेंड्रिकल रीजन में, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको डायग्राम में दिखाया गया है, ये है, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया के अंदर चेंज हो रहा है, r इसका रेडियस है सिलेंडर का। तो अब मेरे को एक पॉइंट पर चाहिए r लेसर देन कैपिटल R, इस पॉइंट पर, तो ये छोटा हो गया ना इससे, तो यहाँ से गुजरता हुआ एक लूप बना लिया, क्लोज लूप, तो लेंथ मेरे को ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से चल लो,
ई एल इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी। एल एक ग्रीन जो बनाया सर्किल, इसकी लेंथ हो गया तो 2πr हो गया। अब मेरे को केवल इसी में ही चाहिए, तो बस इसी का एरिया चाहिएगा, यहाँ पर एरिया भी इसी का चाहिए, तो πr² हो गया। dB बाई dt क्वेश्चन में k दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है k, सहमत है? तो देखिए एक r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1/2 k r आ गया, ठीक बात है। सेकंड, अब हमसे कह दिया जाए इसके यहीं पर पॉइंट पर, रेड वाले के इस पॉइंट पर, तो आर कैपिटल आर हो गया, फिर तो फॉलो तो ये करना पड़ेगा, ग्रीन वाले सर्किल को रेडियस बढ़ा के यहाँ ले आएंगे तो यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा केवल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आप आउटसाइड की बात करें, बाहर, इसके बाहर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आपको करना क्या है, इस ये तो हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब आपको जहाँ यहाँ पॉइंट पे चाहिए आर रेडियस, यहाँ चाहिए तो बाहर, वहाँ से गुजरता हुआ, जैसे एम्पियर लॉ में करते हैं अपन, है ना, एक क्लोज लूप आपने बना लिया ऐसा, फाइन, ओके। तो यहाँ कैसे अप्लाई करना है जाना है, एल इस ग्रीन वाले की लेंथ लेना है आपको, तो 2πr है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल रेड के अंदर ही चेंज हो रहा है, यहाँ तो है ही नहीं, यानी इसी के अंदर है यहाँ तो एरिया आएगा πr², इट इज़ इम्पॉर्टेंट, dB बाई dt k आपका, नहीं। अब ये पाई से पाई कट हो गया, 1/2 k r², ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ऑल्सो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा अलग अलग जगह वैल्यू अलग अलग है, जैसे इनसाइड में देखा था तो ये था, तो यहाँ ई प्रोपोर्शनल आर के डिस्टेंस के, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यहाँ, तो इसकी पेरिफेरी पे देखा तो ये तो कांस्टेंट है कोई आपका, और मैक्सिमम है। आउटसाइड देखा था तो फॉर्मूला ये आया था, तो यहाँ देखिए आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, तो वेरिएशन में कर्व बनाने के लिए आ जाए, कर्व पहचानने के लिए आ जाए, यहाँ तो डिस्टेंस ले लिया आपने, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, कौन सा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीजन है जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था आर का, रेडियस का। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई प्रोपोर्शनल आर है, जब तक कि आप इनसाइड में रहेंगे, जब तक आर से कम रहेगी ये वैल्यू प्रोपोर्शनल रहेगा, आर पे एक कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये सरफेस पर, ई एस का मतलब सरफेस पर। फिर आउटसाइड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आर के साथ साथ कम होता हुआ चला जाएगा, दिस विल बी द वेरिएशन, क्लियर है, एग्री। अब स्टैटिक ईएमआई देखते हैं, अभी तक हम मोशनल ईएमआई देख रहे थे कंडक्टर के मोशन की वजह से, अब कंडक्टर्स मूव नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है, दो तरीके का होता है, सेल्फ इंडक्शन, खुद कॉइल में होगा सेल्फ कहलाएगा, दूसरे में करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं अपन, जैसे कि लगाते हैं यहाँ पर, तो करंट अपना 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ता है, तो करंट जब इसके अंदर मूवमेंट करता है तो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, तो वो चेंज होता है, उससे फ्लक्स में चेंज आता है, इससे एक ईएमएफ जनरेट होगा, वो ईएमएफ करंट ग्रो को का अपोज करेगा, लेंज लॉ से करंट ग्रो का अपोज करेगा, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में थोड़ा डिले हो जाएगी, ठीक है, ये फिनोमेनन कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया मास वाला है ना, बिकॉज इट अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं इसको। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस को हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, ये इसमें जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी आई पर डिपेंड करेगा, तो 5 प्रोपोर्शनल होता है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल कहलाता है यहाँ पर, एल जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, फाइन। फिर हम जानते हैं फैराडे लॉ से कि ई क्या होता है, मैंने डी फाई बाई डी टी, तो फाई की वैल्यू रख दें, एल कांस्टेंट चीज है मास की तरह से, तो माइनस एल डी बाई डी टी हो गया, ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया अक्रॉस दिस कॉइल, जो कि इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा, इसकी एसआई जो वैल्यू होती है, यूनिट होती है, वो हेनरी होती है, जिसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। अब सेल्फ इंडक्शन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड।
ये सोलेनोइड होता है आपका, ये एरिया है, मान लीजिए लेंथ है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है आपका। फाइन। एल फाई क्या था, एल आई, फाई वो टोटल फ्लक्स था, उससे रिलेटेड कॉइल से रिलेटेड। तो एल हमेशा आप यहाँ से स्टार्ट करो, मास की तरह हुआ तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रहे। तो फाई और आई कह देंगे, फाई टोटल और आई। फाइन। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन फाई कह दीजिए। फाई क्या है, एक टर्न से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, वो बी ए। अभी नेगेटिव होगा नहीं, या तो थीटा जीरो होगा या 180 होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक लाइंस के बीच का, तो हमेशा आपको बी ए लेना है, क्योंकि ये जो मास की तरह होता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव होती है। तो आप हमेशा बी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो या कॉस 180, आपको मैग्नीट्यूड लेना है, 1 लेना है। तो ये हो गया एन बी ए और आई। यहाँ तक क्लियर है कैसे कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई एक्सेस पर। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बी की जगह रख दें अपन, ये हो गया। तो एल क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वेयर, ए आई से आई कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई एल। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है आपके पास ऐसा आर रेडियस का, इसमें आई करंट फ्लो करवा रहे हैं अपन। सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट कीजिए, एल इक्वल टू फाई टोटल ओवर आई एन फाई। ऐसा हो सकता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन, है ना, नहीं होगा तो 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फाई को हमेशा बी ए लेना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब मैग्नेटिक फील्ड बी सर्कल के सेंटर पे, अगर नंबर ऑफ टर्न एन लेके चल रहे हैं अपन, नहीं होगा तो 1 ले देंगे एन की जगह, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 आर, है ना। ये हमने बायो सॉर्ट के अंदर डिस्कस किया था, कैसे आया था फॉर्मूला, ड्राइव किया है इसको, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो रेफर कर सकते हैं। वैल्यू रख दो बी की जगह, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 आर, ये पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया इसका। सॉल्व कर लें, आई से आई कैंसिल कर दीजिए, क्या ये आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर, एक आर भी कम हो जाएगा आपका, पाई आर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर लूप। ये स्क्वायर लूप है, हर एक साइड ए आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। सबसे पहले एल फाई टोटल डिवाइडेड बाई आई। फाई टोटल, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन फाई ओवर आई। एक फाई का मतलब एक टर्न से रिलेटेड, स्क्वायर के एक टर्न से रिलेटेड फ्लक्स है यहाँ पर। फाई को हमेशा बी ए लेना है अपने को। अब बी क्या है, स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है 2√2 म्यू नॉट एन आई ओवर पाई। इसको डेराइव किया हमने, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के लेक्चर्स में, आप चाहें तो रेफर कर लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे यहाँ पर। बी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 2√2 म्यू नॉट एन आई ओवर पाई है। आप जो कट हो सकता है कट कर दीजिए, एक तो करंट कट हो गई यहाँ पर, एक ए कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर पाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड relies on the principle of electromagnetic induction and definition of power as a rate of work done। दो चीजें इसमें काम में लेंगे अपन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ, an inductor with the self inductor L opposes any change in the current, अभी देखा था हमने, आई flowing through the inductor by inducing a back EMF। बैक EMF को जनरेट करता है, जिससे जो भी करंट उसमें फ्लो हो रहा था, उसमें जो चेंजेस उसको अपोज कर रहा था, है ना। और वो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन द करंट। सेकंड स्टेप पे चलते हैं, अब रिलेट करते हैं पावर टू द वर्क डन को। द पावर P सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सोर्स टू मूव चार्ज अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द करंट। P क्या होता है, V इंटू आई, ठीक बात है। तो वोल्टेज V सप्लाइड बाय द सोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलरिटी टू द इंड्यूस ईएमएफ, तभी तो करंट ग्रो करेगा। जो सोर्स का वोल्टेज है इंड्यूस ईएमएफ के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी करंट आगे बढ़ेगा। तो E और बराबर होना चाहिए माइनस V के, ठीक बात है। तो V हो गया आपका माइनस E यानी कि एल डी आई बाई डी टी के। यहाँ तक क्लियर है। तो पावर को इन टर्म ऑफ इंडक्टेंस एंड करंट की टर्म्स में, अब सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ V इनटू द पावर इक्वेशन,
V इंटू आई था ना पावर, जानते हैं आप, तो V की जगह हमने लिख दिया एल डी आई बाई डी टी, तो P हो गया एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक बात है। दिस पावर रिप्रेजेंट द रेट ऑफ विच एनर्जी और द वर्क इज बीइंग स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा बन जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर बाद में। P हम जानते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, वर्क निकालेंगे वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर ले अपन टोटल एनर्जी निकालने के लिए डी डब्ल्यू को, डी डब्ल्यू पी डी टी, और P की वैल्यू हमारे पास क्या है एल आई डी आई। अब P की वैल्यू क्या थी हमारे पास में एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये रख दिया हमने, तो डी डब्ल्यू हमारे पास ये बन गया, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू सिंपल हो गया एल आई डी आई। ठीक बात है। तो टोटल वर्क डन के लिए हम 0 से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तक इंटीग्रेट कर दें इसको। ठीक है, तो आई का इंटीग्रेशन होगा बेसिकली, तो आई स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा ये। एल तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ठीक है, 0 टू आई इंटीग्रेट कर दिया हमने, लिमिट्स रख दीजिए अपर एंड लोअर लिमिट, तो ये आ गया 1/2 एल आई स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन दैट इज स्टोर्ड एज ए टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर, और हम कहते हैं E फॉर एनर्जी 1/2 एल आई स्क्वायर। तो क्लियर है ये यहाँ तक। अब स्टैटिक EMI का दूसरा पार्ट लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, हमारे पास दो कॉइल्स होंगी, एक को हम प्राइमरी कह देंगे जिसमें करंट फ्लो करवाएंगे। जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो गई। इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में दूसरी कॉइल आई, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा, सेकंड में फर्स्ट के कारण हो रहा है, तो एक EMF इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी के अक्रॉस में। ये कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, है ना। तो क्या कहते हैं हम कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द फर्स्ट कॉइल, जिसको प्राइमरी कहेंगे, इट क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इफ दिस करंट चेंजेस ओवर द टाइम, ये टाइम के साथ चेंज होती रहे करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये सेकेंडरी से रिलेटेड, सेकेंड में से ही पास ऑन हो रही है, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो एक EMF इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी के अक्रॉस फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। ये कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। Mutual induction is a phenomenon of inducing EMF in the secondary due to the change in the current in the primary. Yes or no? है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम क्या कहेंगे कि सेकेंडरी में जो फ्लक्स में चेंज है वो प्राइमरी में बहने वाली, फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कांस्टेंट लगा दें m। m कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस और द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब फैराडे लॉ से E - d∅dt होता है, तो सेकेंडरी का क्रॉस में जो EMF इंड्यूस होगा वो ये होगा, है ना। m को m ये रख दिया, m I1, तो m को कॉमन ले सकते हैं अपन, कोई इश्यू नहीं है। m की भी SI यूनिट वही हेनरी होती है जो सेल्फ इंडक्टेंस की होती है। फाइन। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड सेटअप। ये प्राइमरी कॉइल है हमारे पास, इसके ऊपर सेकेंडरी की वाइंडिंग कर दी। ठीक है, ये लेंथ L है और कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AS का। सबसे पहले प्राइमरी के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 म्यू नॉट NI होता है। I1 हमने प्राइमरी की करंट ले लिया है, N1 प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस द वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी की बात करें अपन, तो B × A, है ना, cos 0 1 ले लिया है। B1 फर्स्ट में करंट फ्लो हो रहा था तो B1 कह दिया अपन, वो ये म्यू नॉट N1 I1 रख दिया। N1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ तो दोनों की बराबर है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस द N2 टर्न्स, ये एक टर्न से रिलेटेड था, तो N2 टर्न से रिलेटेड N2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास में सेकेंडरी का। लेकिन हमें पता है φ21 क्या होता है, M I1, तो M क्या हो जाएगा, I1 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, है ना, M I1 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो टू लॉन्ग
सोलोनाइड ऑफ द सेम लेंथ क्रॉसिंग एरिया म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है, लीड टू द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी हम चाहे 1 में 2 के कारण करें या 2 में 1 के कारण करें, वो वैल्यू क्या होती है, दोनों में समान ही होती है। फाइन। अब म्यूचुअल इंडक्शन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। इस पैरेलल नहीं है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें आर रेडियस का है, I1 कह दिया करंट इसमें, तो ये प्राइमरी कहलाएगा हमारा। अब ये सेकेंडरी जो ग्रीन से बनाया है, इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे अपन। मान लीजिए उसका रेडियस है स्मॉल आर। सबसे पहले M phi2 और I1, सेकेंडरी में फ्लक्स में चेंज, प्राइमरी में करंट। ठीक है, ये ध्यान रहे phi2 क्या है, टोटल फ्लक्स होगा जो सेकेंडरी से रिलेटेड है, राइट। B1 A2, B1 भाई फर्स्ट में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो B1 कहलाएगा आपका A2। अब सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, रेड के सेंटर पे म्यू नॉट, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n कह दिया हमने, I/2R, राइट। ये होता है फॉर्मूला। n नंबर ऑफ टर्न्स अभी फिलहाल 1 1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1 कह दें अपन। प्राइमरी में करंट I1 है तो ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट I1/2R। ठीक है, सेकेंडरी यानी छोटे वाले लूप का एरिया πr², राइट। ओके, I1 से I1 कैंसिल कर दीजिए, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में M की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर लूप्स। ये 2 लूप्स हैं, बड़े वाले लूप में करंट फ्लो करवा रहे हैं जिसका लेंथ L है, कैपिटल L है, और छोटे ग्रीन वाले में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करेंगे, M phi2 और I1। B1 A2 जिसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं वो प्राइमरी, उसके करंट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आए, वो लाइन ऑफ फोर्सेस ग्रीन वाले में से पास होगी, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अभी 1 1 मान रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर लूप का क्या होता है, 2√2 म्यू नॉट Ni और पाई है। ठीक है, एक क्या साइड है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स 1 मान लेंगे तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 2√2 म्यू नॉट, ये I1 हो गया करंट। I1 से I1 कैंसिल कर दीजिए तो m कितना आ जाएगा, 2√2 म्यू नॉट पाई L मल्टीप्लाई बाई L²। ठीक बात है। अब जनरली ये पूछा जाता है किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये ध्यान रखेंगे L² ओवर कैपिटल L कहलाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, NCERT फर्स्ट का ही। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।